नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे भी आ चुके हैं और 292 पर एनडीए, उसी के साथ 234 सीटों पर इंडिया अलायंस। बता दें कि 400 पार का नारा भाजपा ने दिया था। कहा था कि 370 तो बीजेपी के आएंगी और एनडीए मिलाकर 400 पार होगा। लेकिन ये जो नारा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। यही वजह है कि अब गठजोड़ की स्थिति भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस अभी भी अपनी सेंचुरी पर नहीं पहुंच पाई 99 सीटों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में वापस आया जनाधार उसे संजीवनी की तरह काम आ रहा है। वहीं इस पूरे चुनावों में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी की तरह उभर कर आई है। जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले निराशाजनक परिणाम अखिलेश यादव का कद बढ़ा रहे हैं। जहां 2004 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसके बाद 2024 में अखिलेश यादव ने अपने दम पर उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आवास पर एनडीए की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। उसी के साथ साथ अब 6 बजे से इंडिया अलायंस की बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचे, जहां अपना इस्तीफा भी सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। अब इसी के साथ 8 जून को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जितना ये बोलने में आसान नजर आ रहा है उतना आसान है नहीं। अभी कई दांवपेच फंसेंगे, कई वादे किए जाएंगे, तो कई चीजों की डिमांड रखी जाएगी। कितने बैलेंस बना पाती है बीजेपी ये भी देखना होगा। साथ ही साथ इंडिया अलायंस भी चाहती है कि किसी भी तरीके से सरकार बना ली जाए। लेकिन इन सब के बीच कुछ सीटें रही पूरे देश में जो चर्चा का विषय। उसमें सबसे बड़ी सीट अयोध्या की। उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीट भाजपा बुरी तरीके से हार गई। सिर्फ अयोध्या की सीट नहीं, आसपास के सभी मंडलों की सीट भी भाजपा हार गई। जहां 2024 की जनवरी 22 पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी आश्वस्त थी कि आसपास के जिलों की सीटें और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उछाल के साथ सामने आएगी। शायद इसीलिए लक्ष्य 80 का रखा गया। अब इस उत्तर प्रदेश में इस निराशाजनक तस्वीर का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता है ये भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहां बीजेपी से हमारे साथ देश बंधु जी जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से अवधेश जी हैं, कांग्रेस से जितेंद्र जी हैं और आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो उथल-पुथल हुई है ये कैसे, क्योंकि एग्जिट पोल जो आए थे उससे नतीजे बिल्कुल विपरीत हो गए और उत्तर प्रदेश में उम्मीद नहीं थी वैसी तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले मैं देश बंधु जी के पास ही जाना चाहूंगी। सर, 400 पार का नारा दिया था आप लोगों ने, बीजेपी को तो बहुमत तक नहीं मिली। नहीं, सभी को दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे सभी पैनलिस्टों को शुभ संध्या। देखिए कि जैसा आपने चर्चा बनाया और आपने अपने वक्तव्य से कहा, ये एक ऐतिहासिक दिन है और जनता जनार्दन का सम्मान होना चाहिए। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जिसने भी मतदान किया और जिसने नहीं किया उन सभी को धन्यवाद। और जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया, यह बात एक सर्वविदित है कि आपने जो चर्चा उठाई मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे के विपरीत थोड़ा सा कुछ जगहों पर या कुछ राज्यों में अप्रत्याशित नतीजे आए जी। उससे हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जहां तक बात आप कह रही है सरकार बनाने की पेचीदगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात पे कोई संशय नहीं कि 8 तारीख को वह ऐतिहासिक दिन आएगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक गर्व से कह सकेगा तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार। और जहां पे सीटें कम आई हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जैसे आपने कहा, वहां हम समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन आप इस बात को भी हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 2019 के चुनाव से
भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है। और यहां तक कि दक्षिण के कुछ राज्यों में जहां हमेशा यह विपक्षी आरोप लगाते थे कि हम उत्तर भारत की पार्टी हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे उड़ीसा हो, वहां भी हम छाए हैं। यहां तक कि अपने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ हैदराबाद जैसे गढ़ में भी हमने अपना खाता खोला है। और दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक और केरला में भी हम कुछ सीटें पाने में कामयाब हुए। तो ऐसा कह सकते हैं कि भारतवर्ष की 144 करोड़ की जनता जनार्दन ने हमें नकार दिया। आज भी विपक्षी गठबंधन जितना है उससे ज्यादा भाजपा की अकेले सीटें आई हैं। और हम मानते हैं हम कुछ सीटों से कम रह गए बहुमत से, लेकिन हम एनडीए की बात जहां हो, हम अपने सहयोगी दलों के साथ पूर्ण बहुमत से है। 293 सीटें हमारे पास हैं और हम निस्संदेह देखिएगा 8 तारीख को अपने सहयोगी दल और एनडीए की सरकार बनेगी और जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए इस समय अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सामने आए हैं, जहां उनके साथ जो दल थे छोटे छोटे वो भी उनके साथ छिटके अंतिम समय पर, जब जिस दिन नामांकन था उसके एक दिन पहले जैसे कन्नौज हो गया, अन्य जगहों पर आपने एक एक दिन पहले प्रत्याशी उतारे और आपने कहा कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। तब बीजेपी ने और विपक्षी लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि देखिए आप ऐन वक्त पर सोच समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जाति समीकरणों को भांपते हुए आपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, अपने प्रत्याशियों को उतारा, शायद उसी का आपको फायदा मिला। देखिए सौम्या जी, समाजवादी पार्टी शुरू से पीडीए का नारा लगा रही थी और अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश में उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी किसको कहां लाना अपनी रणनीति बनाकर चल रही थी और उन लोगों को वहां पर बनाया गया। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस का, मैं बता दूं आज कम से कम हम लोग अपने गोरखपुर में मैं बैठा हूं, यहाँ पर हमारी एक सीट, जीतती हुई सीट को हमको हरा दिया गया अंतिम में और हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। ठीक उसी प्रकार फर्रुखाबाद में हुआ, उसी प्रकार से फूलपुर की सीट पर हुआ, बहुत सी ऐसी सीटों पर हुआ जहां आप जबरदस्ती हरा करके कुछ संख्या हमारी घटा दी गई। लेकिन जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब 8% डाउन हुई है। मत प्रतिशत में करीब करीब डबल तक का इजाफा कहीं कहीं हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दोनों लोग मिलकर के, और आज हम लोग 43 सीटें जीत करके और एक सीट आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जीत के 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आने का काम किया। इसमें दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है 36 सीटों पर, लेकिन यहां रोकना चाहूं जितेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 6 सीटें आपके खाते में आई। रायबरेली आपने जीता, बहुत ही शानदार जीत आपकी अमेठी में भी हुई, उसी तरीके से अन्य 4 सीटें और भी आपके खाते में आई। जो कहा जा रहा था कि जनाधार कांग्रेस का समाप्त हो चुका है, 0 सीटें आएंगी, कहा था खाता भी नहीं खुलेगा, आपको भी संजीवनी जरूर मिल गई है। जी सौम्या जी, देखिए ऐसा है, जनाधार जो है वो जनता तय करती है। जनाधार का अगर हम संधि विच्छेद करें ना तो जनता का आधार होता है। ये कुछ दिनों से भाजपा तय करने लगी कि जनाधार किसका अच्छा है किसका नहीं है। जैसे भाजपा अभी कल से, जब से अयोध्या हारी है, तो भाजपा तय कर रही कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को कि अगर कहीं आप सीट हार जा रहे हो तो वो हिंदू हिंदू नहीं है, मतलब वही हिंदू हिंदू है जो भाजपा को वोट करेगा। आपको दोबारा उन हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए, आप सिर्फ अयोध्या के हिंदुओं को गाली दे रहे हो। कहां से कहां तक भगवान राम जहां से चले थे, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक गए थे वट के लिए, चित्रकूट में रुके थे, वहां पे त्रेता युग में भगवान राम ने तब संहार किया था दुष्टों का, और अभी अपरोक्ष रूप से भगवान राम ने अभी भी भ्रष्टाचारियों का संहार किया है। अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक आप प्रतापगढ़ हारे, अयोध्या हारे, प्रतापगढ़ हारे, जौनपुर हारे, इलाहाबाद हारे, चित्रकूट हारे, जितने राम वन गमन के ये रास्ते हैं सारे आप हारते चले गए। तो हर जगह आपको हिंदुओं ने अगर नकार दिया, एक जगह कहीं पिछली बार आप याद करिए सौम्या जी, पिछली बार याद करिए राहुल जी वायनाड से जीतते हैं तो ये कहते हैं कि अमेठी हरा दिया गया, वायनाड ये जीत गए,
वो अल्पसंख्यक क्षेत्र है, क्रिश्चियन मुस्लिम इनको सपोर्ट करते हैं, हिंदू सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप जब आज अयोध्या हार रहे हैं तो ये माना जाए कि हिंदू आपका सपोर्ट नहीं किए, भाजपा को हिंदुओं ने नकार दिया है, ये बात हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जब हिमाचल में तो सबसे बड़ा देवियों का प्रदेश है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जब हिमाचल में भारत कांग्रेस की सरकार बनती है जहां की 98% हिंदू हैं, तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा हिंदू कांग्रेस के साथ। देखिए, इसका जवाब तो हम ले लेते हैं देशबंधु दीक्षित जी से, लेकिन उससे पहले आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए सर, बीजेपी का जो भी पोजीशन है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव देख लें हम या विधानसभा चुनाव देख लें, अच्छा प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा था और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसके बदौलत ही दिल्ली में आपकी सरकार बन सकती है। आज जो स्थिति हुई है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है, उसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लूज कर जाना। क्या कारण समझते हैं? देखिए सोमा जी, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से, और यही कारण है कि जब भी देश में प्रधानमंत्री की बात होती है तो यूपी को नकार नहीं सकता कोई। ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से होके गए हैं, चाहे लोग कोई गुजरात से आया हो, कहीं से भी आया हो, उसको यूपी ही आना पड़ा है अगर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना था। तो यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र था, और जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो गणित था, तो पहले और दूसरे चरण में तो ऐसा जो पोजीशन लग रही थी कि अब की बार 400 पार की, लगता है कि पार हो जाएगा 400। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन, खासकर 2 जो लड़कों की जोड़ी थी, अखिलेश और राहुल, जिस तरह से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या राजग के जो नेता थे उनको घेरने का प्रयास किया, उनको वो समझ चुके थे कि अगर हमने हिंदू और मुस्लिम का चुनाव लड़ते रहे तो हम जीत नहीं पाएंगे। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उन्होंने पूरे रैलियों में, हर चुनाव सभा में जितने भी रैलियां की, उनमें सिर्फ एक ही बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि वो संविधान बदलना चाहती है, और संविधान बदलेगा तो किसको नुकसान होगा? SC ST OBC वर्ग को। ये बात उस लोगों तक दिलों में बैठ गई, और इसका भारतीय जनता पार्टी या राजग के नेता लाख प्रयास करते रहे रैलियों के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का, लेकिन वो इसको दूर नहीं कर पाए, इसको लोगों को ये बता नहीं पाए कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि यूपी से इस वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किया, और यूपी में इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। कांग्रेस जो पिछले एक सीट थी, इस बार उसकी भी सीटें बहुत बड़ी बढ़ी यूपी में, और समाजवादी पार्टी का तो बहुत बड़ा कह लीजिए कि बहुत अच्छी यहाँ पे जीत हुई यूपी में। उन दोनों की जीत का ही कारण है कि आज जो दिल्ली में सरकार बनने वाली है, लेकिन जो तेवर होने चाहिए थे राजग के, वो तेवर नहीं है। कहीं ना कहीं उनको सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, सहयोगी दलों का दबाव झेलना पड़ रहा है, सीटों की गणित बैठी पड़ रही है, विभागों का गणित हो रहा है कि कौन सा विभाग कौन लेगा। अगर ये चीजें यूपी की सीटें इतनी कम नहीं होती तो शायद ऐसा स्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये यूपी ने केंद्र की सत्ता में राजग के पहुंचने का रास्ता रोकने का प्रयास किया, भले ही वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनको अवरोधक उत्पन्न। लेकिन इन सबसे पूरी जो रणनीति बनी, इसमें जो इंडिया गठबंधन का जिसने नींव रखी वो थे नीतीश कुमार जी। लेकिन नीतीश कुमार जी नींव जरूर इंडिया गठबंधन की रखी, और इंडिया गठबंधन आज यहाँ तक पहुंचा कि भाजपा की जो बढ़त थी उसको बहुत रास्ते में ही रोक लिया, बीच रास्ते में ही रोक लिया। लेकिन वो बात अलग है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में उभरे और आज राजग के साथ सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरह की अभी बैठक हुई माननीय मोदी जी के साथ में, उसमें वो लोग भी शामिल हुए, और उन लोगों ने अपना, सभी लोगों ने जो भी उनके सहयोगी दल थे, जिस तरह से लग रहा था कि सीटों को लेकर के, विभागों को लेकर के असमंजस होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, लेकिन लग रहा है कि सब चीजें ठीक हो गई हैं। 7:30 बजे का जो समय मिला है राष्ट्रपति महोदय से मिलने का, उसमें प्रधानमंत्री जी सभी सहयोगी दलों का पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और बिल्कुल आलोक जी, तो कुल मिलाकर के बैलेंस बीजेपी को बनाना पड़ रहा है। जहां 2014 और 2019 में ठाठ के साथ सरकार बनाई थी, वो ठाठ अब कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को उन्होंने संबोधन किया तो उसमें भी एक बहुत
जो हुंकार हम अक्सर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा व्यक्तित्व है, वो हुंकार भरते हैं, वो हुंकार जरूर नहीं दिखाई दी। तो क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक बात ये लगातार उन्हें ज्ञात हो रही होगी कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है, इसलिए बैलेंस करना होगा। देशबंधु जी, देखिए अभी जितेंद्र जी ने जैसा कहा कि आप अयोध्या हारे, उत्तर प्रदेश की कई सीटें हारे, आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, अब उसका पूरा ठीकरा आप फोड़ रहे हैं और हिंदू वर्सेस हिंदू कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। नहीं सौम्या जी, सर्वप्रथम चलिए कम से कम जितेंद्र जी को ये तो राम की याद आई, चलिए उनको इसी बहाने राम ने कुछ जो है जीवन पे ऑक्सीजन दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं आप या तो आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें। चलिए पता है, आप बताइए। नहीं क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी यही अनुशासन होता है। अगर आपको लगता है उत्तर प्रदेश में, तो इन शब्दों पर तो ध्यान देखिए। आप लोग तो वही विपक्षी गठबंधन बैठ के बार बार कहते थे, अरे हम तो उड़ीसा में भी एक नया राज्य जीते वहां पे जहां पे हम थे भी नहीं। उसके बाद तेलंगाना में भी हमारी सीटें बढ़ी, उसके बाद हम हैदराबाद में भी अपने सहयोगी, उसके बाद आज मैं देख रहा हूं जब से चुनाव परिणाम के नतीजे आए तब से आप कह रहे हैं कि आप निर्भर हो गए। अरे हम मानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता जनार्दन ने आदेश दिया, लोकतंत्र में उससे बड़ा कोई नहीं होता, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बात को आप मानना पड़ेगा कि एक मोदी ही है, आपके विपक्ष की चाहे सारी सीटों को मिला दिया जाए, उससे ज्यादा जगह पर कमल खिला है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी नीति, नियत, सिद्धांत और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ता गया। और आपने देखा जो औपचारिक चीजें होती हैं, अभी आपने सौम्या जी समाचार में पढ़ के सुनाया कि ब्रेकिंग न्यूज भी कि सारे हमारे जो घटक हैं सब एक हैं और राजग एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई निर्भरता की बात नहीं, ये तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है कि हमारे गठबंधन जो प्री अलायंस पोल है। अब ये लोग खाली भ्रम फैलाते हैं और आज भी आप मानते हैं, हम मानते हैं, इस बात को हम सहर्ष स्वीकार करता हूं मैं व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अप्रत्याशित नतीजे आए, कुछ कमी रह गई होगी कि हम जो मैजिक फिगर जो है 272 के आसपास नहीं, लेकिन यह बात भी आप सबसे मानेंगी कि हम राजग एनडीए के सहयोग के साथ 293 सीट जीत के आए हैं। और यह मैंडेट कहता है कि ऐतिहासिक दिन है और यह इतिहास रच दिया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार प्रधानमंत्री होगा और भारत के इतिहास में अगर सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई उस रिकॉर्ड की बराबरी करेगा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करेंगे। और बस कुछ घंटों की बात है, 8 तारीख को भी ये मुगालता टूट जाएगा और 2047 की तरफ हम अपने सहयोगी दलों के साथ हम आपस में किसको क्या सीट, ये देखिए प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है और राष्ट्रपति को सारे पत्र वो सौंप देंगे। ठीक है देशबंधु जी, जितेंद्र जी देखिए उन्होंने कहा कि अभी भी चाहे कुछ भी कह लीजिए, हम वो स्वीकार कर रहे हैं कि जहां भी उत्तर प्रदेश में जो सीटें उन्होंने लूज की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का कोई भी अस्तित्व नहीं था, वहां पर उन्होंने अपना एक अस्तित्व की ज्योत जरूर जलाई है। साथ ही साथ अभी भी बीजेपी अकेले दम इतनी सीटें हैं जितना आपका पूरा अलायंस भी अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही साथ कांग्रेस को अभी भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी 100 का आंकड़ा भी पूरे देश में नहीं पार कर पाए। जहां जहां आप चुनाव लड़ रहे थे 99 सीटें पर आप रहे। अब आप इंडिया अलायंस हैं तो आप मजबूत है, लेकिन अगर आप अपने आप को सिंगल देखें तो अभी भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। देखिए हम कैसे प्रदर्शन कर पाए, इनकी ईडी सीबीआई चलती रही। अभी चुनाव के बाद भी आपको जानकारी हुई होगी मिर्जापुर में जहां अनुप्रिया पटेल जी लड़ रही थी, वहां पे दीवार तोड़ करके ईवीएम चोरी कर ले गए। अब ईवीएम चोरी हुई, दीवार तोड़ी गई, तो क्या ईवीएम नहीं बदली गई? हमारे बगल की फूलपुर की सीट है, फूलपुर की जीती हुई सीट को जबरदस्ती हराया गया है। महज 3000-4000 वोट से 2 घंटे लगभग वोटिंग को रोक करके किया गया था। इस तरह से उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीट हैं जहां पे ये जबरदस्ती जीते हैं। लगभग 10 सीट ऐसी हैं, वरना ये और कम रहते। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर आप हमारे राष्ट्रीय किसी नेता से बात करेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता से, तो आपको बताएंगे कि देश में हर प्रदेश में उन्होंने ऐसा किया। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए ओवर कॉन्फिडेंस थे। इनको ये था कि हमने भगवान राम के मंदिर के नाम पर भी भगवान राम की मार्केटिंग की है,
तो हम तो 80 के 80 आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने सारा जुगाड़ थोड़ा कम किया, अन्यथा और ज्यादा जुगाड़ करते। लेकिन भगवान राम हमेशा सत्य का साथ देते हैं। हम लोग धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते, इन्होंने राजनीति में धर्म का उपयोग किया। ये राजधर्म नहीं कहता है, इसलिए भगवान राम ने इनको कहा कि आपने सही समय पे हमारा मंदिर नहीं बनाया, सही मुहूर्त में नहीं किया, इसका इनको परिणाम झेलना पड़ा है। दूसरी बात, बनारस जैसी सीट में, काशी में जिसको क्योटो बनाने को इन्होंने कहा था, तो अगर आपको लगता है कि काशी में आपने विकास किया है तो काशी में इस बार और जीत बड़ी होनी चाहिए। काशी में आप महज 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। हमारे अजय राय जी पूरे, उनको तो मतलब शेरे पूर्वांचल कहा जाना चाहिए, जहां की आप वोटिंग के 1 दिन 2 दिन पहले लगातार पैसे वहां पे बांटे गए। ये आईबी की भी खबर है। बावजूद इसके आप मात्र 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के आप उम्मीदवार हैं। तो आपको तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपका रहा है, सबसे ज्यादा आपने फोकस किया इस पे। आप ये भी बताते हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है, तो अगर आपको लगता है काम किए तो आपको जीतना चाहिए। और अगर आप नहीं जीते हैं, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदी है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा सिलेंडर की महंगाई को लेकर के परेशान है। उत्तर प्रदेश धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा परेशान रहा है। भगवान राम का जिन्होंने रोल किया वो भी महज 9,000 से वोट से जीते, और अच्छा हुआ कि जीत गए। भगवान राम के चरित्र पे भी सवाल उठता है, राम ने आज उनको जिता दिया, वरना ये भाजपा उनको भी ले डूबी थी। तो मेरा ये कहना है कि धर्म की राजनीति छोड़ करके विकास की राजनीति करें। और जो आप कह रही हैं कि इनको ये लग रहा है कि हम बहुत अच्छा जीते हैं, भाई साहब आप 400 पार का नारा दिए थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, 400 ही नहीं 400 पार, मतलब 420, 422, 425, तो आप लगभग 150 सीट पीछे हैं। इसको सोचने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। तमाम ईडी सीडी सब कुछ लगाने के बाद आपका ये परिणाम है। ये परिणाम आपका नहीं है। जनता इस बार इंडिया को चुनना चाहती थी। जो सीटें आपने जीती हैं उसमें से लगभग 100 सीटें आपकी गलत तरीके से जीती गई हैं, वरना इंडिया की सरकार बनती। उन महिलाओं के खाते में जिनको पैसा मिलता, जिन्होंने इसलिए वोट दिया कि हमें 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, उसकी सरकार बनती। और आप देखिएगा इस तरह की सरकार जो झूठ फरेब से बनी हुई है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। जी अवधेश जी, देखिए समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन 17 सीटें जो आपने कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस को तो आपके गठबंधन का फायदा मिला है, लेकिन जैसे आंकड़े बताते हैं कि कई कई जगह बहुत कम मार्जिन से जो है हार मिली है। साथ ही साथ जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां कांग्रेस हार गई, अगर आप वहां से चुनाव लड़ रहे होते तो आपको और फायदा मिल सकता था। देखिए, जब गठबंधन होता है तो उसमें अलग अलग से नहीं देखा जाता है। हम लोग यूनाइटेडली लड़े, इंडिया गठबंधन के तहत लड़े हम लोग, और दोनों का ये हम लोग का संयुक्त परफॉर्मेंस है। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग की मेहनत में या जो भी रहा हो कहीं कमी रह गई, और बहुत सी सीटों पर हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, और बहुत से जो कम मार्जिन से हारे हैं उसको हमको हराने का भी काम किया गया। अभी दीक्षित जी कह रहे थे कि अब देखिए कम से कम ये लोग भगवान राम का नाम तो लेने लगे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता भारतीय जनता पार्टी के लोग कब सुधरेंगे। क्या भगवान राम तभी से आए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है? अरे भगवान राम को एक तरफ आप कहते हो सनातन है, आप ही लोग सनातन की बात करते हो, और बाद में आके कहते हो, ऐसे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तभी से भगवान राम आए हैं। भगवान राम की बताइए पूजा कौन नहीं करता था? हर हिंदुस्तानी जो हिंदू है। हम लोग तो बचपन में, जब हम तो दिल्ली में रहते थे, वहां तो शुरू में उठते ही सब लोग भाई राम राम, क्या हाल चाल है भाई राम राम। आपके आने से राम जी नहीं आए हैं, यही तो गलतफहमी ने राम जी को आपको ले लिया। राम जी ने आपको ले लिया कि आप तो उनका नाम बेच रहे हो। और दूसरा, जब ये सरकार बनाने जा रहे हैं, अभी कह रहे थे मोदी जी ने खुद कह दिया कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी सरकार नहीं बनने जा रही, क्योंकि गारंटी तो आपने मोदी की दी थी, और मोदी की गारंटी तो फेल हो गई। जनता ने मोदी की गारंटी नहीं लिया, वो भाजपा की भी गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी थी। और मोदी की गारंटी पर बनारस के लोगों ने भी भरोसा नहीं किया, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो पूरा भरोसा नहीं किया, और हिंदुस्तान के लोगों ने भी भरोसा नहीं किया, इसलिए आपको बहुमत से दूर कर लिया। और सही कहा जितेंद्र जी ने, ये सच है, ये माने या ना माने, इसमें 100 सीट इनकी प्रायोजित तरीके से, चाहे बेईमानी से। बताइए, जो पार्टी एक मेयर के चुनाव जीतने के लिए कितने हथकंडे अपना सकती है, अगर वहां कैमरा नहीं लगा होता तो देश नहीं जान पाता, दुनिया नहीं जान पाती वो पार्टी कितना हथकंडा अपनाई होगी जब देश की सत्ता पर काबिज होना हो। और उस तरीके से 100 सीट करीब ये लोग बेईमानी से जीते हैं। आज
अगर फेयर इलेक्शन हुआ होता तो आज निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 300 प्लस लेके इंडिया गठबंधन आज सरकार बना होता। लेकिन बहादुर हमारे कार्यकर्ता, बहादुर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, जिन लोगों ने इतनी मार ईडी सीबीआई बताइए, जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी की मार बंगाल में कर रहे थे, 7 लाख वोट से अभिषेक बनर्जी चुनाव जीत रहे हैं। बंगाल में कितना तांडव किया इन लोगों ने, मतलब क्या लग रहा था कि बंगाल में बंगाल वालों ने इनको सबक सिखा दिया। यूपी में बहुत बुलडोजर की बात चलती थी, यूपी के बुलडोजर को भी शांत कर दिया यहाँ की जनता ने। देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। जनता ने कहा कि आपका बुलडोजर नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है। जो न्यायालय का फैसला आएगा वही मान्य होगा। बिल्कुल करने का काम किए तो अब आगे वालों को इनका अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीडीए ने अपना काम कर दिया। ठीक है आलोक जी, देखिए जो भी नतीजे आए हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन इस समय जो किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही दिखाई दे रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा दिया था, उसके बाद चिल्ला चिल्ला के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि अब हम नीतीश से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, और बकायदा आप लोगों ने प्रदर्शन भी किए, बीजेपी वालों ने प्रदर्शन भी किया था तख्तियां लेकर के कि पलटू राम जैसी चीजें आपने कही थी। तो क्या उनको, बीजेपी को ये पहले से ही समझ में आ गया था कि नतीजे कुछ इसी प्रकार के आने वाले, बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती है, उसको सहारे, उसे बैसाखी की ही जरूरत पड़ेगी? तो चलिए, जैसा कि अभी हमने दिखाया कि समर्थन सभी ने दे दिया है, लेकिन 5 साल का वक्त बहुत होता है, लंबी सरकार चलानी। अगर ये एक भी कोई भी इसमें लड़खड़ाया, किसी ने भी आनाकानी की, तो ये सरकार फिर से बीच में लटक जाएगी। आलोक जी। जी बिल्कुल सौम्या जी, देखिए खासकर जिस सरकार में नीतीश कुमार जी जैसे नेता हो, जिनकी कलाबाजी ही बड़ी फेमस रहती है, तो जिस इंडिया गठबंधन ने आज भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को रोकने का काम किया, बहुत हद तक उस इंडिया की जो नींव थी वो तो नीतीश कुमार जी ने रखी थी, और उसके बाद ही वो पलट गए। तो ये बड़ा प्रश्न है कि 5 साल नीतीश जी उस सरकार में रह पाएंगे या बीच में ही फिर पलटी मारेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के दौर में आवश्यकता बहुत बड़ी चीज है, और आवश्यकता उनको भी थी, और वो जहां फायदा होता है वहीं जाते हैं। उनको लग रहा था कि केंद्र की सरकार बन रही है और मुझे भी वहां जाना है, और केंद्र की सरकार को भी आवश्यकता थी। तो जब ये आवश्यकताओं का खेल है, जहां जिसकी जो आवश्यकता होती है, राजनीति में कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं। जिस तरह देखिए, जो लोग कहते थे कि कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक नहीं हो सकते, लेकिन जब हुआ तो दोनों दल एक हुए। महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुई, तो ये कभी संभव असंभव नहीं है। राजनीति में जो चीज असंभव दिखती है वो चुनाव के समय कभी भी संभव हो जाती है। तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का बड़ा रोल है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत ही सदा हुआ है। और जिस तरह से पिछली बार चिराग पासवान की जो पार्टी थी उसमें 2 फाड़ हो गए थे, और उनके चाचा कुछ सांसदों को लेकर के शामिल हो गए थे। तो मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल जो आवश्यकता है वो सत्ता पे काबिज होने की है। सत्ता पे काबिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो लगेगा कि इतने सांसदों की कमी है, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी टूटी है, शायद कुछ निर्दलियों को मिला ले या कुछ ऐसे दल जिनके सांसद होंगे उनको तोड़ करके वो अपने साथ जिता लाए, तो ये राजनीति में कुछ भी संभव है। बिल्कुल देशबंधु जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी नतीजे आए वो सबके सामने है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो कई नामों पर पहले चर्चा हुई थी। बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आया और उन्होंने चुनाव लड़ाया, उसमें से चाहे वो महेंद्र नाथ पांडे हो, चुनाव हार गए। किस तरीके से अपना दल की अनुप्रिया पटेल बड़ी जद्दोजहद के साथ जीती, वो भी हमने देखा। साथ ही साथ मैनपुरी में भी आपके मंत्री हार गए। तो जो ये बड़े बड़े नाम हारे, इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? साथ ही साथ अब साध्वी निरंजन ज्योति और उन्नाव से साक्षी महाराज ने भी कहा है कि अंदर खाने में ही काम हो गया। उन्होंने कहा कि हम पूरी सूची बनाएंगे, पूरा पुलिंदा बनाएंगे और ये बताएंगे आला कमान को कि दिक्कत कहाँ आई। जहां आपको वो सीट नहीं देनी चाहिए थी, वहां टिकट नहीं देनी चाहिए थी और आपने दी, उसका ही खामियाजा, यानी कि अंदर खाने में ही आपकी दिक्कत हुई और उत्तर प्रदेश में तभी ये नतीजे आए हैं। सौम्या जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे भी 1 मिनट दीजिए। 387 सीट से जीते और उसमें ये 99 सीट जीते, और भारतीय जनता पार्टी 413 सीटों पे लड़ी और उसमें 240 सीटों पर कमल उड़ा और कमल विजयी हुआ।
और जहां जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही, आज अरुणाचल प्रदेश जैसा राज्य हो या उड़ीसा जैसा राज्य जहाँ 24 वर्ष सर, आप तक नवीन उत्तर पटनायक प्रदेश पे राज्य जवाब नहीं देते। देखिए, अभी मेरा सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर हम पूरे देश की चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए सौम्या जी, बात ये देश की हो रही है। आप बाकी राज्यों को उस पर, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। मैं उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और जो समाजवादी प्रवक्ता ने बात किया था, यही वो पार्टियां हैं जो 2004 से 2014 तक इन्होंने देश पर राज किया और भ्रष्टाचार का जो लूट तंत्र, जो महागठबंधन बना था, और यहां तक कि इंडी गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, जब से इसका उदय हुआ, ये लोग दिन भर में सुबह गले लगाते थे, शाम को एक दूसरे, यहां तक कि सौम्या जी इस बात से इनकार नहीं कर सकती। कई राज्यों में ये जो इंडी गठबंधन है, जो आज कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 234 सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, राम की स्थिति। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी बनेगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया राम कल्पना। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ 1980 में जब से देशबंधु जी, देखिए उड़ीसा और आप बाकी अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आपने कहा था कि आप पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी आप ममता बनर्जी से काफी नीचे हैं। सौम्या जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत कार्यकर्ता, सिपाही होने के नाम, कहा हम हारे, उससे जीत हार का मंथन करेंगे, लेकिन विपक्ष की ये रणनीति, अगर आज मैंडेट मिल रहा है एनडीए सरकार को, तो जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, इन्होंने भ्रामक बातें फैलाना शुरू कर दिया। जबकि आपने देखा 24 घंटे के अंदर राज्य के जितने सहयोगी दल आए हैं, प्रधानमंत्री ने जो भी पारंपरिक योजना का पालन करते हुए इस्तीफा दिया, और अभी देखिए कुछ घंटों में सरकार बनाने का न्योता पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको मुख्य विपक्ष की भूमिका में रखा है, तो आज तक इन्होंने कभी नहीं भूमिका निभाई, 55 वर्षों तक राज किया। आज बात कर रही है 1-1 लाख रुपए खटाखट आएंगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे क्या हो गया? कर्नाटक में क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री हुआ, इनका भी राज्यसभा का सदस्य आ रहा है। हम मानते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने जो चर्चा की, हमारे बड़े नाम हारे होंगे, 3 बार गए होंगे, हमारे अंदर कुछ कमियां है, लेकिन हम सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये 234 का मिलकर आने के बाद भी, और भारतीय जनता पार्टी अगर 240 हारने के बाद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हार है या मोदी सरकार नहीं है, तो यह बताइए, परसों जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या ये कांग्रेस के महानुभाव प्रवक्ता और आलोक के देखिए, आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसको कोई नकार नहीं रहा है, और हम भी देख रहे हैं कि आपको सहयोग भी मिल चुका है। लेकिन आपने 400 पार का नारा दिया था सर, इसीलिए आपसे ये सवाल बार बार किया जा रहा है। आपने 400 पार का नारा दिया था, आपने पश्चिम बंगाल में बड़ा नारा दिया कि हम वहां पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन वहां ममता बनर्जी ने फिर से गेम कर दिया आपके साथ। लेकिन आपने उड़ीसा की जब आप चर्चा कर रहे हैं, तो हमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की भी चर्चा करनी जरूरी है। जी जितेंद्र जी, उनसे जवाब ले लेते, कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में। मेरा ये कहना है, लोग ना इनका एक और नारा है कि आप जो पूछेंगे हम वो नहीं बताएंगे, हम अपना बता दें। अगर इतना आपका 1-2% से 9% होने पर इतना गुमान है, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, नहीं सुनिए, तो आप भी अपनी बातें पहुंचा दीजिएगा। अगर रायबरेली अमेठी हम आ रहे हैं, तो हमने तो काम किया, चलिए हम स्वीकार करेंगे, समीक्षा करेंगे, सौम्या जी, इस डिबेट को थोड़ा रिवर्स करके सुनिएगा। इन्होंने बोला था कि आप हमको बोल लेने दीजिए, अब ये बीच में बोलते रहिए, आपने मुझे मौका दिया है। मेरा नंबर जितेंद्र जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। सर एक करके जितेंद्र जी कंप्लीट करिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले रिवर्स करिए, ये बोल रहे थे कि मुझे बोलने दीजिए, मेरा मौका है, अब ये फिर वही कर रहे हैं, कूद रहे हैं। इनको अपने से इससे मतलब ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे थे 2004 से 14-10 साल आपने क्या किया, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं ना भ्रष्टाचार किया। हाँ, हमने भ्रष्टाचार किया, हमने 10 साल में रायबरेली में एम्स जैसी संस्था दी, ऐसा भ्रष्टाचार हमने किया। हमने 10 साल में रेल कोच बनाए, नहीं हमने कितने एम्स बनाए? आपने 55 साल में कितने एम्स बनाए? हमने 10 साल में कितने बनाए?
आपने 55 साल में कितने एयरपोर्ट बनाए? आप हमने 10 मिनट में बोल कितने नहीं एयरपोर्ट पा रहे बनाए? हैं, इस बात को समझ आपने लीजिए। 55 मैं साल में आपको कितनी एक रोडें सेकंड बनाई? बोलने हमने नहीं 10 दूंगा, साल में कितनी उन बनाई? बात आपकी आप पे सुनूंगा का नहीं। विचार कर लीजिए। मैं आपकी आपसे सरकार कहना में चाहता हूँ, सुनिए महोदय, आपकी सरकार में भारतीय 10 जनता पार्टी के बोलने की वजह से और इसी गुस्सैल रवैये की वजह से स्मृति ईरानी बुरी तरह से हारी हैं। आपको आप भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री जितने वोट से स्मृति ईरानी जितने वोट से प्रधानमंत्री आपके जीतते उससे ज्यादा स्मृति ईरानी हारती हैं। क्या बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू को पानी में डूबना चाहिए। उनको तो आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। सुनिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता राहुल देखिए गांधी देशबंधु जी, 2014 में आप प्लीज नेता जितेंद्र जी दूसरे- को बोलने दें, क्योंकि मुझे लगता है कि यही जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी में, वही बीजेपी को लेकर के डूब गया है। आपने कहा कि हमने इतने एम्स 10 साल में ये कर दिया, 10 साल में वो कर दिया, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव गरीबी और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ा गया, संविधान पर चुनाव लड़ा गया, और ये मुद्दे लगातार प्रबलता के साथ उठते रहे, महंगाई को लेकर, पेपर लीक को लेकर, लेकिन आपने उस मुद्दे पर बात करने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई। पेपर लीक के मामले में आपने बात नहीं की, आपने महंगाई की बात में उस बात को लगने नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को प्रबलता के साथ उठाया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लोग परेशान थे, इसलिए आपके पक्ष में जो हिंदू आपका कोर वोटर कहा जाता है, उसने भी आपके लिए वोट नहीं किया। अब जैसे जैसे डेटा सामने आ रहा है, चीजें सामने आ रही है, हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। अवधेश जी, देखिए आपने मुद्दा उठाया था, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, लेकिन इस बार हमने देखा कि थोड़ा सा आप MY फैक्टर जो लेकर के चलते थे उससे आपने दूरी बनाई और पीडीए को आपने आगे किया और उसका आपको फायदा मिला, तो क्या इसी ट्रेंड पर चलेंगे? देखिए समझिए, MY फैक्टर लेके हम कभी नहीं चलते थे। समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी इज इक्वल्स टू MY, आप लोग कहते थे ये बात। आप लोग कर देते हैं, मीडिया कर देती है, अन्य नेता कर देते हैं, हम लोग कभी नहीं कहे MY पार्टी हमारी है। हम लोग समाजवादी विचारा लोहिया जी के विचार, नेताजी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हाँ, वो कहीं जो पीडीए लोग कर देते हैं, पीडीए लिखा आपको मिल जाएगा, कहीं MY लिखा दिखा दीजिए। पीडीए समाजवादी पार्टी का एक नारा था कि हमारे साथ पीडीए ही परिवर्तन लाएगा, क्योंकि सबसे बिल्कुल। ज्यादा पीडीए ही था। पीडीए गरीब आदमी को रोजगार नहीं था। आपने कहा मैंने उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर दे दिया, गैस का दाम आपने कितना कर दिया। आपने बेरोजगारी, पेपर लीक के मामले में आपने गरीबों के बच्चे जो जा के दूसरे जिलों में परीक्षा दिए, घर पे आए पता चला पेपर लीक हो गया और पेपर रद्द हो गया। आज सौम्या जी, नीट का पेपर लीक हुआ, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि नीट की मेरिट 650 से ऊपर जा रही है। ये साबित करता है कि कहीं कहीं जो ठेकेदार थे वो पेपर लीक करा के और बच्चों के नंबर इतना ज्यादा आगे आए हैं। ये देश के लिए घातक लोग हैं, और इसीलिए जनता ने मोदी की गारंटी नहीं स्वीकार किया है। इन लोगों ने भाजपा की भी गारंटी नहीं दिया था, मोदी की गारंटी दिया था, और मोदी की गारंटी को बनारस ने ही रद्द कर दिया। कहा अब तक तो 4-5 लाख से जिताते थे, बमुश्किल ये लोग किसी तरीके से जीत पाए चुनाव। उससे ज्यादा वोट से हमारे बहुत से लोग चुनाव जीत गए, जो बहुत छोटे नेता है। बल्कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी में लोग 11-11 लाख वोट से चुनाव जीते हैं, 8-8 लोग से 8 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। लेकिन मोदी जी की गारंटी को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। इस बात को इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। आलोक जी, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने इतने लाख घर दे दिए, लाभार्थियों की बात की जाती है, और बीजेपी एक कैलकुलेशन करके चलती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, हर चीज का कैलकुलेशन करके चलती है। अपने लाभार्थियों का कैलकुलेशन करके चली कि महिलाओं का वोट तो हमें मिल ही जाएगा, युवाओं का वोट हमें मिल ही जाएगा, इस तरीके से उन्होंने अपने लाभार्थियों का कैलकुलेशन किया। मुझे लगता है कि लाभार्थियों का वोट भी उस बार उनको नहीं मिला। साथ ही साथ जो ये पेपर लीक की घटना हुई चुनावों से ठीक पहले, उसमें आपने कार्रवाई तो की, खाना पूर्ति तो की, लेकिन उसे कैसे रोका जाए इस पे एक स्पष्टीकरण जो युवा चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से मिले, वो स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। और 20 लाख अभ्यर्थियों ने इस पर पर्चा भरा था, बच्चे पेपर देने के लिए गए थे, उसके बाद निराशा का सामना करना पड़ा। हमने संघर्ष देखा कि किस किस राज्य से, अलग अलग राज्यों से रात भर रोडों पे पड़े होकर के पेपर का इंतजार किया, उसके बाद पेपर लीक हो गया। तो शायद यही गुस्सा था। और अयोध्या की भी इसमें चर्चा करना चाहूंगी। अयोध्या के आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई। क्या स्थानीय मुद्दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में स्थानीय मुद्दे क्या बीजेपी पे भारी पड़ गए? देखिए सौम्या जी, जितने भी आपने बातें कही या जितने भी मुद्दे
उठाए वो मुद्दे 100% इस चुनाव में प्रभावी रहे। लेकिन सबसे जो ज्यादा इस चुनाव में महत्वपूर्ण बात हुई वो बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक तो आत्मविश्वास से ज्यादा ही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोटर था, जो अपने कार्यकर्ता थे, उनके अंदर बहुत निराशा थी, उनके अंदर बहुत आक्रोश था अपने नेताओं के प्रति। यही कारण रहा कि जो है उन लोगों ने वोटिंग के समय जो कहते हैं ना कि मैंने कभी नहीं देखा समाजवादी पार्टी, या मैं खुल के कह रहा हूं कि यह भारतीय जनता समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो वार्ड स्तर के जो नेता हो वो घर घर जाकर के लोगों को वोट डलवाते हो। ये काम मैंने कुछ वर्षों पहले देखता था। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड के नेता होते थे वो करते थे, वो इस लिस्ट लेके बैठते थे कि कितने लोगों ने वोट डाला, कितनों ने वोट नहीं डाला, और जिन्होंने नहीं डाला होता था उनसे वोट डलवाने के लिए उनके घरों में जाकर के निवेदन करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कारण था कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हुए नेता इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के नेता हैं वो किनारे हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारण था, और यही कारण था कि जो मेन भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली और मत प्रतिशत नहीं बढ़ा। अगर टोकना चाहूंगी आपको सर, एक ये भी बात आलोक जी ये भी उठ रही है कि संघ आरएसएस का भी इस बार बीजेपी ने मतलब बहुत ज्यादा साथ नहीं लिया, और एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने ये बात कही भी थी कि अब भाजपा अपने दम पर सरकार बना सकती है। तो क्या इस बार आरएसएस को भी साइडलाइन कर दिया बीजेपी ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? क्योंकि आरएसएस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करती है बीजेपी के लिए। जी देखिए, बिल्कुल सही बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से जिस तरह सरकार चली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी कह लिए किनारे हो गई थी। मोदी ही सब कुछ थे, लगता था मोदी मतलब घर घर मोदी, यानी मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो अहंकार बढ़ा, तो उससे लोगों को लगा कि जब इस बार भी चुनाव में नारा दिया गया 400 पार 400 पार, तो लोगों को लगा 400 पार तो ऐसे ही हो जा रहा है। जो 10 साल पिछले 10 सालों की सरकार में जो सांसद जीत के आए वो मोदी के नाम पे जीत के आए थे, और सत्ता में उन्होंने बैठे, उन्होंने काम नहीं किया। यही कारण है कि यूपी की इतनी बड़ी संख्या में जो कैबिनेट मंत्री थे वो चुनाव हार गए, क्योंकि उनका बोलापन उनको लेके डूबा। तो ये जो भाजपा के जो नेता है उन्होंने अपने लोगों का काम नहीं किया, अपना फीडबैक नहीं किया, और मोदी के भरोसे बैठे रहे चुनाव जीतने के लिए। और इस बार मोदी मैजिक नहीं चल पाया यूपी में खासकर, चूंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने संविधान को लेकर के पूरी तरह से उनको घेरे रखा, उससे भारतीय जनता पार्टी अपना जो मैनिफेस्टो थे उसको वो नहीं जनता के बीच में ले जा पाए, और इंडिया गठबंधन ये बताने में, जनता को समझाने में कामयाब रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीटें मिलती हैं तो वो संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलेगा तो किसका किसका नुकसान होगा। तो यही वो जो बॉर्डर था वो भाजपा से दूर हो गया और वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता थे वो भी नाराज थे, वो भी घरों में बैठे रहे, वो भी वोट नहीं गए, क्योंकि उनके यहाँ बाहर से आए हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विभिन्न दलों के नेता आकर के वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, वो ही सर्वे सर्वा हो गए। भाजपा का जो मूल कैडर का जो कार्यकर्ता नेता है वो उसकी उपेक्षा हो रही है। यही कारण है कि लोगों ने वोट के प्रति भी अपना जो रुझान था वो कम किया, वोट प्रतिशत भी कम हुआ। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जैसे सारी बातें आपने बताई वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही शायद कारण रहा जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सीटें लूज करनी पड़ी, और चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी इज इक्वल्स टू मोदी। और इस बार मोदी को चुनाव लड़ाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया, चुनाव हराने के लिए एकजुट हो गया, और शायद इसी वजह से ऐसे परिणाम आए हैं कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी नहीं ला सकी है। चारस सर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।